हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी रेक्टिफायर के बारे में और हमने उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखा था, उसका वर्किंग प्रोसेस देखा था। इसके अलावा उसके लिए हमने कैलकुलेट किया था आईडीसी या आई एवरेज और एक कैलकुलेट किया था आईआरएमएस। आईडीसी की वैल्यू आ रही थी IM/पाई और IRMS की वैल्यू आ रही थी IM/2, जहाँ IM जो था उसकी वैल्यू थी EM/R+RL। ये हमने कैलकुलेट किया था। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ही तीसरा जो कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करेंगे, इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता ईटा से प्रदर्शित करेंगे। देखो, अर्ध तरंग दिष्टकारी का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में बदलना। तो वो प्रत्यावर्ती को दिष्ट में कितना परसेंटेज कन्वर्ट कर रहा है उसको किससे डिफाइन करेंगे? उसकी दक्षता से। इसको लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू P/DC/PAC, यानी निर्गत दिष्ट वोल्टता, निर्गत दिष्ट शक्ति और निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाएगा? उस अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता। परसेंटेज में लिखें अगर तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, PDC/PAC इंटू 100%। इस प्रकार इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ PDC वेयर PDC इज इक्वल टू होगा IDC² इंटू RL। IDC क्या था? एवरेज। हो जाएगा IM² इंटू RL, या फिर IM की वैल्यू EM² का होल स्क्वायर इंटू RL/π²। ये हो जाएगा PDC, निर्गत दिष्ट शक्ति। फिर निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति IRMS² इंटू R+RL। यहाँ केवल लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस RL तो लोड का, R जो था वो हमने लिखा था RF + RS, डायोड का फॉरवर्ड वाला, प्लस RS ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस। PAC की वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ से, IM/2। IM की वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा EM² का होल स्क्वायर इंटू R+RL हो जाएगा 4। PDC आ गया, PAC आ गया। इसको फर्स्ट दे दूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इम्प्लाइज परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करोगे आप, DC को AC से डिवाइड करोगे, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें बचेगा RL/π² और ये हो जाएगा 4/R+RL। ठीक है, ईटा ही कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा 100, यानी ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/π²। RL से इसको डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 1+R/RL इंटू 100%। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी 40.6/1+R/RL %।
यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी का फॉर्मूला इसके थ्रू दिया जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 40.6, यानी अर्धतरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता है वो कितनी हो सकती है 40.6%। ठीक है, अधिकतम वाला केस वो जब मतलब ये वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए मिनिमम, तब इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। इस प्रकार इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए उर्मी का गुणांक। 4th पॉइंट, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर स्मॉल r से लिखेंगे इसको। हमने ये कहा था कि अर्धतरंग दिष्टकारी से जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता मिलेगी वो एक दिशीय तो होगी, लेकिन उसका परिमाण समय के साथ बदलेगा, या ये कह सकते हैं कि वो AC और DC दोनों का मिक्सचर होगी। तो या ऐसे कहा जा सकता है कि उस निर्गत वोल्टता या धारा में प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के कुछ घटक होंगे, उन घटकों को क्या कहा जाएगा उर्मी का, रिपल कहा जाएगा। अब कितने होंगे उनका जो मेजरमेंट है वो किसके थ्रू किया जाएगा, रिपल फैक्टर के थ्रू। तो रिपल फैक्टर उर्मी का गुणांक जो है उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर स्मॉल r होगा निर्गत प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता जो भी घटक अपॉन निर्गत दिष्ट धारा घटक, इनका जो रेशियो होगा उसको क्या कहा जाएगा रिपल फैक्टर। यानी स्मॉल r लिखा जाएगा IAC अपॉन IDC। ठीक है, IAC अपॉन IDC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंस लोड को प्रदान की गई कुल शक्ति, टोटल शक्ति है वो दो पार्ट में हो जाएगी, एक उसमें AC का पार्ट हो जाएगा और एक उसमें किसका पार्ट हो जाएगा DC का। शक्ति को लिख दिया मैंने IRMS स्क्वायर, लोड को तो पावर हो गया I स्क्वायर इंटू R, लोड के लिए RL हो गया। AC में हो जाएगा IAC स्क्वायर RL और DC में हो जाएगा IDC स्क्वायर इंटू RL। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से RL कैंसिल हो जाएगा, IAC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी IRMS स्क्वायर माइनस IAC स्क्वायर, सॉरी IDC स्क्वायर। IAC स्क्वायर इसमें से IDC स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा IRMS अपॉन IDC, IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1। अंडर रूट ले लिया जाए तो IAC अपॉन इसको डिवाइड कर दूँ तो IDC की वैल्यू आ जाएगी IRMS अपॉन IDC स्क्वायर -1 रेज टू पावर 1/2। इसको दे दूँ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आगे अपने पास है, यहाँ पुट कर दें। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज स्मॉल r इज इक्वल टू IAC और अपॉन IDC की वैल्यू IRMS अपॉन IDC स्क्वायर -1 रेज टू पावर 1/2। IRMS IDC की वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दोगे, यहाँ पुट करोगे तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी IM अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी IM अपॉन पाई स्क्वायर -1 रेज टू पावर 1/2। क्या हो जाएगा ये पाई स्क्वायर बाई 4 -1 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया रिपल फैक्टर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए दक्षता का सूत्र आ गया है, सॉरी
और मेगा गुणांक, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे तो पाई की वैल्यू पुट कर दो आप, 4 से डिवाइड कर दो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r इज इक्वल टू 1.21, या परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा ये 121%। ठीक है, यानी 1.21 क्या हो गए, AC के कंपोनेंट, किसके रेस्पेक्ट में, DC के रेस्पेक्ट में। अब कोई भी रेक्टिफायर जितना अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, इस रिपल फैक्टर की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम, यानी जो आउटपुट आपको मिलेगा उसमें AC के कंपोनेंट उतने क्या होंगे, कम होंगे, और जितने ज़्यादा होंगे उसके लिए रिपल फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा और वो एक अच्छा दिष्टकारी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन, VR लिख दो इसको। हमने ये कहा था कि दिष्टकारी के लिए निर्गत दिष्ट वोल्टता EDC को हमने ऐसे लिखा था IDC इंटू RL, यानी ये कहा था कि जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है वो लोड प्रतिरोध RL पे निर्भर कर रही है। अगर लोड प्रतिरोध RL में आप परिवर्तन करोगे तो प्रवाही धारा, संगत धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण, या ऐसे कह दो RL में परिवर्तन करो या IDC किसी में परिवर्तन करोगे तो EDC के मान में क्या होगा, परिवर्तन। यानी ये कह सकते हैं कि दिष्टकारी से निर्गत जो वोल्टता है उसका मान है वो स्थिर नहीं रहेगा, नियत नहीं रहेगा। ठीक है, अब वो जो दिष्टकारी से निर्गत वोल्टता है, नियमन का मतलब ये है कि उसका मान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो कितना परिवर्तित हो रहा है उसका जो मापन है किसके थ्रू करते हैं, वोल्टता नियमन के थ्रू, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन के थ्रू उसका मापन करते हैं। अब वोल्टता नियमन VR फॉर्मूला है VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100, प्रतिशत वोल्टता नियमन को इस फॉर्मूले से देंगे, जहाँ VNL क्या है, लोड की अनुपस्थिति में, नो लोड, अनुपस्थिति में वोल्टता हो जाएगी, VFL हो जाएगा लोड की उपस्थिति में। अनुपस्थिति मतलब जैसे RL क्या मान लो, इनफाइनाइट मान लो, तो अनुपस्थिति में हो जाएगा, ये हो जाएगा उपस्थिति में। ये वैल्यू यहाँ पुट करके हम सोल्व करेंगे, वहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज रेगुलेशन। अगर परसेंटेज रेगुलेशन है ये कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम VNL और VFL कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो, सेंस हमें पता है EDC इज इक्वल टू क्या होगा, IDC इंटू RL, IDC IM अपॉन पाई RL, IM EM अपॉन पाई RL अपॉन R प्लस RL, यानी बन जाएगा EM अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन RL से डिवाइड कर दूँ इसको, 1 प्लस R अपॉन RL, यानी ये हो जाएगा EM अपॉन पाई 1 प्लस R अपॉन RL रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1, यानी EDC क्या बनेगा यहाँ से, EM अपॉन पाई, एक्सपेंड करें 1 माइनस R अपॉन RL, हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर दें, नेग्लेक्ट, इम्प्लाइज EDC इज इक्वल टू बन जाएगा EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई RL इंटू R। ठीक है, इम्प्लाइज EDC बन जाएगा
ई एम अपॉन पाई माइनस, देखो आई डी सी क्या था, आई एम अपॉन पाई, आई एम की वैल्यू वहाँ रखोगे तो आई डी सी आ रहा था ई एम अपॉन आर प्लस आर एल इंटू 1 अपॉन पाई आ रहा था। हमने ये जो एक्सपेंशन यहाँ किया है वो तो उसी केस के लिए कंसिडर किया है ना हमने, जब आर की वैल्यू आर एल के कंपेरेटिवली क्या हो, बहुत स्मॉल, क्योंकि तभी आप द्विपद प्रमेय से प्रसार कर सकते हो और आगे वाले टर्म को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। ठीक है, यानी ऐसा हो सकता है कि ये उसी केस के लिए पॉसिबल है जब आर है वो आर एल के कंपेरेटिवली बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो तो इसका मतलब आई डी सी को ऑलमोस्ट तो आप क्या लिख दोगे, ई एम अपॉन आर एल के कंपेरेटिवली इसको नेग्लेक्ट कर दिया, आर एल इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा पाई। ये कोफिशिएंट यहाँ जो आ रहा है इसका मतलब इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, आई डी सी से, तो ये हो गया आई डी सी इंटू क्या हो जाएगा आर। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एग्जैक्टली जो है वो उसमें आर प्लस आर एल होता है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन में आर एल बड़ा हो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप की इक्वेशन है, देखो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है। इसका मतलब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, y एक्सिस पे ले लूं ई डी सी, एक्स एक्सिस पे ले लूं r, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप की आएगी। ये c जो है वो तो ये इंटरखंड हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू होगी ई एम अपॉन पाई। ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यहाँ से ई डी सी और r के मध्य आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो ये वैल्यू जैसे ई एम अपॉन पाई हो गया, इसके बजाय हम ई डी सी और आई डी सी में प्लॉट कर लेते हैं, तो इसको मैं आई डी सी ले लूँ। ठीक है, आई डी सी हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल, मतलब इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इस टाइप से नहीं हो जाएगी क्या, माइनस प्लस ये तो ई एम अपॉन पाई, और यहाँ एक लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस आर एल, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई डी सी, तो इसके लिए क्या होगा, ये तो लिखा जाएगा माइनस से प्लस प्लस ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस ई डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को रिजल्ट मिल गया कि वैल्यू कैलकुलेट करनी है वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो दो वैल्यू चाहिए अपने को, वी एफ एल लोड की प्रेजेंस में, तो लोड की प्रेजेंस में तो यही वैल्यू हो गई ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर एल, और वी एन एल लोड की एब्सेंस में, लोड अगर अनुपस्थित होगा मतलब आर एल इनफाइनाइट होगा, तो आर एल इनफाइनाइट हो गया तो ये क्या हो जाएगा जीरो, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया, इसका मतलब आई डी सी भी क्या हो जाएगा जीरो, तो ये अगर जीरो हो जाएगा इसका मतलब वी एन एल किसके बराबर आ जाएगा, ई एम अपॉन पाई के बराबर। ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, देयर इम्प्लाइज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वी एन एल ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर अपॉन वी एफ एल ई अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर इंटू 100 परसेंटेज। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा आपको आई डी सी इंटू आर अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर इंटू 100 परसेंटेज। और थोड़ा इसका सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू अब चाहिए, यहाँ आई डी सी इंटू आर आ रहा है, यहाँ भी आई डी सी इंटू आर आ रहा है, इसको इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ।
तो सिंस आई डी सी इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई इज इक्वल टू ई एम अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई, ठीक है। इसका मतलब वहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि ई एम अपॉन पाई किसके बराबर हो जाएगा, आई डी सी इंटू आर प्लस आर एल। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा आई डी सी आर, इसकी जगह हो गया आई डी सी इंटू आर प्लस आई डी सी इंटू आर एल माइनस आई डी सी इंटू आर इंटू 100%। ये कैंसिल हो गया, आई डी सी कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपके पास आ जाएगा आर अपॉन आर एल इंटू 100%। ये हो गया फॉर्मूला अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए वोल्टता नियमन का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है, आर एल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए वोल्टता नियमन बहुत अच्छा नहीं होता। एक अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए और कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं हम, पीक इनवर्स वोल्टेज, शिखर व्युत्क्रम वोल्टता। यानी जब कोई डायोड रिवर्स बायस में हो तो रिवर्स बायस में उस पर मैक्सिमम जितनी वोल्टेज हो सकती है, जितनी वो अधिकतम वोल्टता को सहन कर सकता है, उसको कहा जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज, शिखर व्युत्क्रम वोल्टता। तो अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए उसकी जो वैल्यू वो किसके बराबर होती है, ई एम के बराबर। ई एम क्या थी, शिखर वैल्यू, वोल्टेज की शिखर वैल्यू उसके बराबर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पिछली 2 क्लासों में अर्ध तरंगदिष्टकारी के बारे में एनालिसिस किया था, उसका सर्किट परिपथ चित्र कैसे बना था, वर्किंग प्रोसेस क्या था, कौन और उसके कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किए थे, ये सारा प्रोसेस किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।